हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर की, जिसमें हम पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 19 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स को। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन है आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62? बात करते हैं इसके बारे में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसे, देखिएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है ए, बी और सी 1200 किलोमीटर, जो कि दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की दूरी को तय करते हैं। ठीक है, बी और सी, बी प्लस सी मतलब बी और सी साथ में है। बी और सी कार से जाते हैं और ए टांगे से जाता है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा पहले, फिर हम इसको करना कैसे उसके बारे में बात करेंगे। कुछ समय बाद में क्या किया, सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया और बी ने साइकिल से चलना शुरू कर दिया। जब सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया है, तो सी ने तो बी को कार से नीचे उतार दिया, तो अब बी आगे तो बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है साइकिल से। फिर सी ने क्या किया, बी को नीचे उतार के ए को लेने वापस मुड़ गया। तो जहां पर सी ने बी को नीचे उतारा, वहां से तो बी साइकिल लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन जो सी है यू टर्न कर कर ए के पास चला गया, जो कि पीछे से आ रहा है टांगा लेकर, और उसको लेने के लिए वापस चला गया। अंततः वे मुंबई एक ही समय पर पहुंचे। कौन? सभी लोग। सभी कौन? बी तो साइकिल पर रवाना हो गया, पहले तो थोड़ी देर कार में बैठा था, फिर साइकिल लेकर मुंबई की तरफ रवाना हो गया। और सी, जिसने बी को नीचे उतारा था कार से, वहां से यू टर्न करके ए को लेने चला गया पीछे, जो कि पीछे टांगे में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एट लास्ट क्या हुआ, सी और ए तो कार में हो गए और बी साइकिल पर हो गया। तो सी और ए जितने समय पर पहुंचे, उसी समय बी भी अपनी साइकिल लेकर वहां मुंबई पहुंच चुका था। अब आपको क्या कह रहा है, अगर कार की स्पीड हमें दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर और टांगे की और साइकिल की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको यह पूछ रहा है इस यात्रा में लगा कुल समय क्या होगा। टोटल टाइम पूछ रहा है। टोटल टाइम किसके लिए? बी के लिए पूछ रहा है, या फिर सी और ए जो एक साथ बाद में कार में आ रहे हैं उनके लिए पूछ रहा है? किसके लिए पूछ रहा है? आप किसी के लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि सभी लोग एक ही साथ शुरू हुए हैं और सभी लोग एक ही समय पर मुंबई पहुंचे हैं। तो हम निकालते हैं समय। तो देखिएगा समय किस तरीके से निकलेगा। अब क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ढंग से देखिएगा, ढंग से समझिएगा। इसको अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ताकि क्वेश्चन का जितना भी डेटा है वो इधर आ जाए और हम इसका सॉल्यूशन कर सके। एक बार देखते हैं, यहां पर जब जरूरत होगी तो इसको छोटा कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा इसे। काफी अच्छा सवाल है। चलिए, ए, बी और सी 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई, ये हो गया आपके दिल्ली और ये हो गया आपके मुंबई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1200 किलोमीटर है डिस्टेंस इसकी, तो ये लीजिए 1200 किलोमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है कि ए, बी और सी कार से जाते हैं और ए टांगे से जाता है। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया। तो कितने समय बाद में उतारा नहीं पता, थोड़े टाइम बाद में उतारा है। तो यहां से रवाना हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां पर, या और आगे मान लेते हैं कुछ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर सी ने बी को नीचे उतार दिया। तो इसका मतलब सी ने बी को यहां पर नीचे उतारा है। सी ने बी को क्या किया, नीचे उतार दिया। तो इसका मतलब फिर आपको कह रहा है कि बी ने साइकिल से चलना शुरू कर दिया और सी ए को लेने के लिए वापस चला गया। इसका मतलब यहां से तो सी वापस चला गया पीछे की तरफ और बी जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमें नहीं पता, तो हम मान सकते हैं इसको कुछ भी। तो हमने इसको मान लिया, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है आपके z किलोमीटर।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब क्या हुआ, बी तो जा रहा है आगे, लेकिन सी क्या कर रहा है, यहीं से टर्न करके लेने जा रहा है किसको, ए को। तो क्या ए यहीं पर है क्या, नहीं, ए तो यहां से रवाना हो गया था जब ये रवाना हुए थे। क्या लेकर रवाना हुआ, ए टांगे से रवाना हुआ। तो माना वो टांगे से रवाना हो रहा और उसकी स्पीड कम है, तो वो फॉर एग्जांपल यहां तक पहुंचा होगा, तो इस जगह पर पहुंचा होगा और उतने में ही सी ने जो है यू टर्न किया और इसको लेने चला गया। तो मान लेते हैं सी और ए जो है यहां पर मिले, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर की, फिर ये कितनी है नहीं पता, तो ये डिस्टेंस मान ली हमने y किलोमीटर की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x, y और z तीनों मिलाकर कितने किलोमीटर है आपके, 1200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो अब आपको इस डायग्राम से काफी कुछ समझ आया होगा। यहां पर सी और ए मिल गए, फिर सी और ए दोनों रवाना हो गए किधर, बॉम्बे की तरफ। कितने की स्पीड से, कार में गए हैं तो कार की स्पीड से ही जाएंगे। अब देखिएगा अब डायग्राम बन चुका है, तो अब इसमें क्या लिखना है हमें उसको भी हम देख लेते हैं। तो जरा इसको देखते हैं हम। जितने समय में जो ए है यहां से यहां तक टांगे से आता है, उतने ही समय में जो आपका सी है वो यहां से यहां पर जाकर बी को नीचे उतारकर वापस यहां पर आ जाता है। तो इसका मतलब जितने समय में ए ने ये दूरी तय की, उतने ही समय में सी ने यहां से फिर वापस यहां तक की दूरी तय कर ली। तो जब आपका समय समान है तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है, बेसिक हमारा फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला देखूं तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर यूं कह दिया जाए जो रेशियो आपका स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, या जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। कब, जब टाइम कांस्टेंट होगा। तो टाइम तो फिक्स है आपका, जितने समय में टांगा वाला ए यहां से यहां तक पहुंचता है, उतने ही समय में सी जो कि कार वाला है यहां से यहां जाकर इसको नीचे उतारकर वापस यहां तक आ जाता है और दोनों यहां पर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सिमिलर होगा। तो मैं देख लेता हूं कि जो आपका ए है टांगे से आ रहा है, उस ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और अगर अनुपात देखूं सी के साथ इसका अनुपात देख लेता हूं। तो इसका अनुपात देखूं तो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की है x किलोमीटर, और इतने ही समय में सी ने कितनी ट्रेवल की है, ये x, ये y, और ये वापस आया तो y। तो x प्लस y कितना, x प्लस 2y। ये इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की है सेम टाइम में। तो जब टाइम सेम है तो जो रेशियो इनकी डिस्टेंस का है वही रेशियो इनका किसका होगा, स्पीड का। तो स्पीड तो इनकी हम ले सकते हैं कि जो ए है उसकी स्पीड क्या है, ए टांगे से जाता है तो टांगे की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लीजिए। और जो सी है वो कार से जाता है तो कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लीजिए। जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो सीधा लिख लेते हैं 5 का x से 5x हुआ, x प्लस 2y का 1 से किया था x प्लस 2y हुआ, फिर x इधर आया तो 5x में से 1x कम हुआ तो 4x आया, तो 4x इज इक्वल्स टू कितना, 2y। सिंपल कैलकुलेशन है, आप बिना लिखे भी देख सकते हैं। x अपॉन y अगर आपको देखना है तो x अपॉन y में कह सकता हूं 2/4 है, मतलब कि 1/2 है। ये तो x और y जो इनकी डिस्टेंस है उनका रेशियो आया है अभी के लिए, और हमें पता है जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो है वही रेशियो होगा इनकी स्पीड का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपने a और c के लिए कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि c और b के लिए भी थोड़ी बहुत, वो कैसे होगी देखिएगा। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन कर सके हम। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। अब हम देखते हैं यहां पर सी ने क्या किया, बी को नीचे उतार दिया, तो बी तो साइकिल लेकर आगे चला गया, तो बी ने यहां से यहां तक जितनी दूरी तय की है, जितना समय लिया है ये z किलोमीटर की दूरी तय करने में,
उतने ही समय में जो C है यहां गया, फिर वापस कहां पहुंच गया, यहां पर। तो इसका मतलब जितने समय में B ने साइकिल से ये Z किलोमीटर की दूरी तय की, उतने ही समय में C ने ये Y किलोमीटर जाकर उस A को लेकर वापस Y किलोमीटर आ गया और यहां से यहां तक Z किलोमीटर भी आ गया। तो दोनों ही स्थितियों में जितना समय B ले रहा है उतना ही समय C ले रहा है, इसका मतलब टाइम सिमिलर है। तो जो इनका डिस्टेंस का रेशियो होगा वही इनकी स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस देख लेते हैं पहले इनकी, कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी। तो देखते हैं, यहां से यहां B जा रहा है तो ये लीजिए B, फिर ये C के साथ देख रहे हैं आप तो B अपॉन C। तो B ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, Z किलोमीटर। उतने ही समय में C ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो C ने ये Y फिर वापस Y, तो Y प्लस Y 2Y, और ये Z तो Z प्लस 2Y। ये तो डिस्टेंस हो गई। जब टाइम आपका कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सिमिलर होता है। तो कर लेते हैं, B किससे जा रहा है, साइकिल से, तो साइकिल का स्पीड कितना दे रखा है 10, और C किससे जा रहा है आपके कार से, तो कार की स्पीड कितनी दे रखी है 50। ये कैंसिल आउट हो गया, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 का Z से 5Z, Z का उधर करेंगे तो 1Z होगा, इधर आएगा 5Z में से 1Z कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4Z, और 2 का Y से कितना हो गया, ये 2Y है, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो कितना आ जाएगा 2Y। अगेन आप यहां से रेशियो देख सकते हैं, ये XY का आया तो यहां से YZ का रेशियो आप आसानी से देख सकते हैं। YZ का रेशियो आ गया आपके Y अपॉन Z, तो 4/2, और 4/2 मतलब 2/1। तो ये XY का रेशियो आया और ये YZ का रेशियो आया। ठीक है, अब यहां से आगे हमें कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखिएगा, XY का रेशियो आ चुका है, YZ का रेशियो आ चुका है। तो एक तरह से जो आपकी 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको जो आपने XY और Z में तोड़ा था, उन तीनों के लिए अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने कितने किलोमीटर है, X कितना, Y है कितना, Z है। और जब आपका किलोमीटर आ जाएगा तो फिर मैं देख लूंगा कि जो यहां से यहां तक X किलोमीटर है वो टांगे वाले ने तय किया है 10 की स्पीड से, तो कितना समय लिया वो हम देख लेंगे। फिर यहां से यहां तक जो है कार से तय हुआ है Y प्लस Z किलोमीटर, जो कि C और A ने तय किया है, तो वो मैं आपको देख लूंगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो वो टाइम भी आ जाएगा। तो ये टाइम प्लस ये टाइम हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे भी करेंगे, चाहे X और Y और Z तीनों के लिए अलग अलग टाइम निकाल कर जोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर X और सीधा Y और Z साथ में ही ले लेते हैं, क्योंकि Y और Z कार से तय हो रहा है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एक बार इसको या तो और छोटा कर लेते हैं, या फिर अगर आपने ये अच्छे से देख लिया हो तो इसको रफ कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी वापस जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ XY और YZ जो है रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो XY और YZ जो रेशियो है तो उसे हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, XY और YZ का रेशियो इधर लिख लेते हैं, X Y और Z, या तो इस तरह से लिख लेते हैं एक बार के लिए। तो आप देखेंगे XY कितना है 1 2, फिर YZ कितना है, YZ कितना है 2 1, तो इसका मतलब 1, आपको पता है यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे 2, 2 इंटू 2 कितना 4, फिर यहां भी क्या लिखेंगे आप 2, तो वापस यही मिलेगा आपको। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं आपके, कौन सा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मतलब अनुपात समान अनुपात वाला। ये आया 2, ये आया 4, ये आया 2, तो फाइनली वही आया जो पहले लिखा था मैंने, 1:2:1 आया X Y और Z का आपका अनुपात। जो 1200 किलोमीटर को आपने 3 भागों में तोड़ा है उसका अनुपात आ रहा है 1:2:1। ठीक है, चलिए ये 1 2 1 आ चुका है। तो अब इसको हम लेते हैं, तो किस तरीके से लेंगे देखिएगा, ये रफ कर लेते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं हमें। XYZ का आपके पास अनुपात आ रखा है, XYZ का आपके पास रेशियो आ रखा है क्या 1:1। ठीक है, तो 1200 किलोमीटर है, तो 1 2 और 1 कितना हो गया 4,
तो 4 इकाई का मतलब कितना है आपके पास 1200 किलोमीटर, तो 1 इकाई का मतलब कितना हो गया 300 किलोमीटर। तो इसका मतलब x का मान है 300 किलोमीटर, तो फिर ये हो गया 600 किलोमीटर और ये भी हो गया 300 किलोमीटर। तो ऐड कर लीजिए, 1200 किलोमीटर हो चुका है। अब आपका आंसर भी आ चुका है बहुत ही आसानी से। टाइम पूछा है आपको, तो टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो पहले ये टाइम देख लो x किलोमीटर के लिए। तो डिस्टेंस कितनी है, x मतलब 300 किलोमीटर, और किससे आ रहा है ये a आ रहा है, x किलोमीटर किससे आ रहा है, टांगे से। तो कितनी है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 30 घंटे लग गए यहां से यहां तक आने में। फिर क्या हुआ, यहां से वो a जो है c के साथ कार में बैठ गया और फिर कार की स्पीड से दोनों आगे बढ़ गए। तो कितने किलोमीटर तक के गए वो y और z, मतलब 600 और 300 900 किलोमीटर तक गए वो लोग। कितना समय ले लिया उन लोगों ने, समय तो हम निकाल रहे, स्पीड कितनी रह गई उनकी, कार की स्पीड मतलब 50। 90 में 5 का हम डिवीजन करेंगे तो 18 टाइम्स जाएगा, तो 18 घंटे। तो टोटल समय पूछा आपको, तो 30 और 18 मैं कह सकता हूं टोटल घंटे लगे इसको ट्रेवल करने में 48 आवर्स 48 घंटे। अच्छा क्वेश्चन था काफी। ये जो अगर कहें खूब सारा डेटा देकर काफी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, लेकिन आप आसानी से कीजिए। और इतना लिखा है पर ये कुछ चीजें वर्बली भी हो सकती है, जैसे ये काम वर्बली कर सकते हैं आप, ये यूनिट्स वाली वैल्यू वर्बली निकाल सकते हैं। और आपको लगता है कि क्या आपको ये रेशियो निकालने के लिए कुछ लिखने की जरूरत थी, नहीं, तो जितना कम हो उतना एग्जाम में लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है और आंसर आ गया 30 + 18, फाइनली 48 आवर्स लगेंगे ये 1200 किलोमीटर जो है तय करने में। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बारे में। क्या कह रहा है 63, देखिए। दो आदमी दे रखे हैं आपको, ए और बी, एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। ये हो गया आपकी दिल्ली और ये हो गया आपके आगरा। ठीक है, ये जाता है उधर, मान लेते हैं ए उधर जा रहा है और वो आ रहा है इधर, मान लेते हैं बी इधर आ रहा है। ठीक है, स्पीड इनकी दे रखी है, क्या स्पीड दे रखी है, चलिए अच्छा स्पीड दोनों में से किसी की नहीं दे रखी है। ये कह रहा है कि आपको तेज चलने वाला धीरे चलने वाले से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो, मतलब स्पीड किसी की नहीं पता है। तो इसकी स्पीड मान ली हमने S1 और इसकी स्पीड मान ली हमने S2। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। रास्ते में मिलते हैं और मिलने के बाद अपनी बची हुई यात्रा को क्रमशः 7 से 1/9 घंटे और 6 से 1/4 घंटे में पूरी कर लेते हैं। कहां मिलते हैं रास्ते में नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल यहां मिले होंगे, तो यहां मिलने के बाद में जो उधर से आ रहा है वो ये बची हुई यात्रा है इसकी, क्योंकि इसको तो दिल्ली जाना है आगरा से, तो ये बची हुई यात्रा है वो ये तय कर लेता है 7 से 1/9 घंटे में। तो 7 से 1/9 जिसको मैं लिख सकता हूं 7 और ये कितना 64/9, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो दिल्ली से रवाना हुआ आगरा के लिए, उसकी बची हुई यात्रा कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली वो कितने समय में तय कर लेता है 6 से 1/4 में, तो ये हो गया 25/4 घंटे। इस पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये 25/4 घंटे और ये 64/9 घंटे ले रहा है, और आपको कह रहा है कि उनकी स्पीड जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है और उनकी स्पीड का डिफरेंस आपको दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक रिलेशन होता है कि अगर आप S1/S2 कर रहे हैं, ठीक है, अब अभी तो आप S1 S2 किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान हमेशा ये रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि जब आपस में दोनों मिले और मिलने के बाद में उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम दे रखा हो और उनकी स्पीड के बारे में बात करें, तो हमेशा अगर आप ये वाली स्पीड ले रहे हैं तो यहां पर पहुंचने वाले का टाइम लेना आपको, और अगर आप S2 नीचे ले रहे हैं तो यहां पहुंचने वाले का टाइम लेना है।
तो मैंने S1 लिया, तो यहां पर पहुंचने वाले के लिए टाइम कितना है 64/9 अपॉन S2 ले रहे हैं अब, तो इसके साथ में आएगा यहां पर पहुंचने वाले का टाइम जो कि है 25/4। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो S1 अपॉन S2 यहां पर अगर मैं देखूं तो कितना आ गया, S1 अपॉन S2 64/9 को मैं लिख सकता हूं 8/3, और ये 25/4 ऐसे मैं लिख सकता हूं 5/2। तो 8/3 अपॉन 5/2 बट्टा के नीचे बट्टा है, तो संख्या ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो 5/2 ऊपर जाकर हो गया कितना 2/5। तो 8 का 2 से गुणा कितना 16, 5 का 3 से गुणा कितना 15। ये मेरे पास आ गया अनुपात किसका, दोनों की स्पीड का। तो S1 S2 इनकी चालों का अनुपात है 16:15। क्या ये कट रहे हैं? नहीं, तो यही इनका अनुपात हो गया फाइनल। अब आपको ये कह रहा है कि धीमे चलने वाले की चाल ज्ञात करनी है। धीमे कौन चलेगा? जिसकी आपका अनुपात कम होगा। अगर तेज चलने वाले की चाल धीमे चलने वाले से 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो कि मैं इकाई में देख सकता हूं कितना है 1 यूनिट का, तो उस 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। मुझे क्या पूछ रहा है? मुझे कह रहा है धीमे चलने वाला, तो धीमे कौन चलेगा? जिसकी क्या होगा, अनुपात कम होगा। तो 16 कम है या 15 कम है? 15 है। तो इसका मतलब धीमे चलने वाले के लिए इकाई कितनी है 15 यूनिट। तो आपको एक का मान पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 इकाई का मान आपको निकालना है, तो 40 का 15 से गुणा कर लेते हैं। तो 15 का 4 से हो गया कितना 60, और ये 0, तो धीमे चलने वाला है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर तेज चलने वाला पूछते तो 16 का 4 से गुणा कर लेते, तो कितना आ जाता 640 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसी से इस तरह के आंसर किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि स्पीड फर्स्ट लिए तो टाइम यहां पहुंचने वाला लेना है। ठीक है, जो गया है उसके लिए नहीं। अगर स्पीड आप फर्स्ट ले रहे हैं तो मिलने के बाद यहां पहुंचने वाला जो समय है उससे आपको काम में लेना है स्पीड फर्स्ट के रेशियो में, और स्पीड सेकंड ले रहे हैं तो यहां पर पहुंचने वाले का टाइम लेना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के बारे में। क्या कह रहा है 64, देखिएगा। सिक्सटी फोर आपको कह रहा है कि 600 किलोमीटर की दूरी है टोटल, आपको दे रखी है, 2 भागों में तय करनी है। ठीक है, पहले भाग में तो 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है और बाकी कार से चलना है। तो 600 में से अगर 120 आपको ट्रेन से चलना है, तो बाकी कार से कितना चलना है 480 किलोमीटर। और फिर आपको कह रहा है कि और 8 घंटे लगते हैं इस तरह से। ठीक है, परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी का कितना 400 किलोमीटर बाकी कार से जाए, तो 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। 20 मिनट ज्यादा मतलब 8 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट को घंटे में चेंज करूं तो 20/60 करेंगे तो 1/3 हो गया। तो फाइनली सेकंड वाली कंडीशन में 8 से 1/3 घंटे का समय लग रहा है। तो आपको बताना है कार और ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, मतलब स्पीड निकालनी है आपको किसकी, कार की और ट्रेन की। देखिएगा कैसे होगा। फर्स्ट वाली कंडीशन में है आपके क्या, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में जो 600 किलोमीटर है उसको किस तरीके से कह रहा है, ये है आपका टोटल 600 किलोमीटर। ए से बी जगह मान लेते हैं, इसकी टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि आपको पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से जाना है। तो मान लेते हैं ये कितना है आपका 120 किलोमीटर जो कि जाना है ट्रेन से। तो फिर 600 में से 120 अगर आप ट्रेन से चले गए तो बचा कितना 480, जो कि जाना आपको किससे, कार से। ठीक है, एक तरह से तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या कह रहा है, अच्छा इसमें टाइम कितना लग रहा है, टोटल इसमें टाइम लग रहा है आपके कितना 8 घंटे का, इस तरह से जाने पर। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है आपको, सेकंड वाली कंडीशन ये है कि ये हो गया अगेन 600 किलोमीटर ही। वैसे ये चीज लिखने के लिए है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वही मैं लिख रहा हूं
ये जगह हो गई ए से बी। तो फिर सेकंड वाली स्थिति में कह रहा है 200 किलोमीटर ये ट्रेन से जाए, तो ये मान लेते हैं ये कितना है 200 किलोमीटर, जो कि ये जाता है ट्रेन से। बचा कितना 400 किलोमीटर, जो कि अब ये किससे जाएगा कार से। और टाइम कितना लेगा 20 मिनट ज्यादा लेगा। 20 मिनट ज्यादा लेगा मतलब 8 घंटे और 20 मिनट लेगा। तो 8 घंटे और 20 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कैंसिल 1/3, तो 8 सही 1/3 हो गया, जिसे कि मैं लिख सकता हूं 8 का 3 से 24 और 1 25/3। तो ये काम बिना लिखे भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो इसमें ये टाइम लगता है कितना 25/3 घंटों का। ठीक है, चलिए अब आपको पूछ रहा है कि कार और ट्रेन की स्पीड क्या होगी, वो हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं कार और ट्रेन की स्पीड के लिए कैसे करना है। देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो कार और ट्रेन की स्पीड के लिए क्या रहेगा देखते हैं। देखिए, कार और ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, तो हमें ये तो पता चल गया ये 8 घंटे है और ये 8 घंटे 20 मिनट मतलब 25/3 घंटे हैं। अब ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता, तो फॉर एग्जांपल मान ली टी है। कार की स्पीड हमें नहीं पता, तो फॉर एग्जांपल उसको मान लिया हमने सी है। तो देखिएगा जरा, 120 किलोमीटर ट्रेन से अगर वो क्या करता है ट्रेवल करता है, तो समय कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 120 और स्पीड कितनी है टी है। फिर बाकी का 480 किलोमीटर वो कार से ट्रेवल करेगा, तो समय कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड क्या है सी, जो कि हमें पता नहीं है। तो टोटल टाइम हमको दे रखा है कितना 8 घंटों का। फर्स्ट इक्वेशन तो हमें ये पता चल रही है जो दे रखा है उससे। एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सब यहाँ लिखा हुआ है, उसी को बनाकर लिखा है। तो अभी इसका आंसर अब से शुरू हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। फिर आपको सेकंड वाली कंडीशन कह रहा है कि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, तो समय क्या होगा, समय होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है ट्रेन की टी और डिस्टेंस कितनी है 200, तो ये 200/t। और बात करें सेकंड वाली स्थिति में, जिसमें वो क्या कर रहा है कार से जा रहा है। कार से जा रहा है तो अब 400 किलोमीटर कार से जा रहा है, तो स्पीड किसकी काम आएगी, कार की। तो किलोमीटर है 400, स्पीड है कार की c, तो समय क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम हो गया 25/3 घंटे, जिसे हम कह रहे हैं 8 घंटे 20 मिनट। 8 से 1/3, जो कि फाइनली 25/3 आया। तो ये जो दे रखा था यहाँ लिखा, जो कि आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इसके बाद सीधा यही करेंगे आप। अब आपके सामने ये आ चुका है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप इसको सॉल्व करें, टी और सी की वैल्यू निकाल लें और आपको वही पूछा है आंसर हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो टी के या सी के फैक्टर को सिमिलर कर लीजिए। जैसे कि मैं टी के फैक्टर को सिमिलर करूं, ये 120 है तो आप यहाँ 5 से गुणा करवा देंगे तो 600 हो जाएगा, और ये 200 है तो यहाँ पूरे समीकरण में 3 से गुणा करवा देंगे तो ये भी 600 हो जाएगा। तो ये पूरा समीकरण गुणा हो जाएगा 5 से और ये पूरा समीकरण गुणा हो जाएगा 3 से, तो ये 600/t और ये 600/t हो जाएगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये t वाली टर्म्स तो खत्म हो जाएगी, c वाली टर्म्स रहेगी और c की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो c की वैल्यू आएगी वो आप चाहें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखें, या फिर जो c की वैल्यू आएगी वो आप चाहें तो सेकंड वाली इक्वेशन में रखें, तो फिर आपके t की वैल्यू भी आ जाएगी। एक तरीका तो हुआ ये, जो कि आप समझ सकते हैं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर हो जाएगा, आसान है क्योंकि वैल्यूज आसान है इसमें। एक तरीका तो ये होता है जो मैथमेटिक्स में हम कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, जिनमें 2 वेरिएबल होते हैं और यहाँ वेरिएबल है t और c। एक तरीका ये है, ऐसे आप कर सकते हैं चाहे तो। नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास ये है, ऑप्शन अभी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ये या इस तरह का, तो ऑप्शन तो हमारे पास होंगे टी और सी के। तो उन टी और सी के ऑप्शन को एक एक ऑप्शन उठाएंगे और इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे, और जहां पर इक्वल्स टू में 8 और 25/3 हमें मिल जाएगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो वो मेथड हम लगा नहीं सकते।
और जो आपका मेथड है जो कि हम दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं एक फैक्टर को सिमिलर करके, वो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टी वाले फैक्टर को सिमिलर कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ये 600 हो जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये भी 600 हो जाएगा, जिससे टी वाली टर्म्स कट के सी का मान आ जाएगा, और सी का मान आप इसमें या इसमें कहीं भी रखेंगे तो टी का मान भी आ जाएगा। तो यही आपको पूछा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन होता तो अभी ऑप्शन रखकर हम चेक कर लेते कौन सा सही है। आप चाहे ऑप्शन से करें या फिर आप चाहे जो मेथड बताया है उससे करें, आपकी चॉइस है। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, निकालिएगा और देखिएगा क्या आता है। चलिए, ये था 64। बात करते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। 65 जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा, ऐसा कोई क्वेश्चन शायद रीजनिंग में आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, आसान सवाल है। क्या कह रहा है आपको? एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और घोड़े पर चलकर वापस आने में 6.5 घंटे लेता है, ठीक है। तो पैदल जा रहा है और घोड़े पर चलकर वापस आ रहा है, तो पैदल जाने में समय क्या लग रहा है? मान लेते हैं P, वैसे तो T1 T2 भी मान सकते हैं, लेकिन पैदल जा रहा है तो P मान लिया। और घोड़े पर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब घोड़े पर वापस आने में लगा समय कितना? G। तो पैदल जाना और घोड़े पर आना टोटल समय हो गया 6.5 घंटे का। 6.5 घंटे को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको कह रहा अगर वो दोनों तरफ घोड़े का ही प्रयोग करे तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। तो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे मतलब जाने में समय G, घोड़े से जा रहा है इसलिए G टाइम लग रहा है, हम T2 भी मान सकते हैं पर G मान लेते हैं। और घोड़े से ही वापस आ रहा है तो आने में भी समय G और G कितना हो गया? ये 2G, जो कि कितना है? 2 घंटे 10 मिनट बचाता है। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे 10 मिनट लगाता नहीं है। जो ये 6.5 घंटे हैं, इन 6.5 घंटों में 2 घंटे 10 मिनट बचाता है, तो फिर लगाता कितना है? तो 6.5 घंटे में 2 घंटे 10 मिनट कम कर लेते हैं, तो 6.5 घंटे में पहले तो 2 घंटे कम कर लें तो वो हो गया आपके 4.5 घंटे, फिर 10 मिनट और कम कर लें तो 4.5 घंटे में 10 मिनट आपने और कम कर लिए तो वो हो गए 4 घंटे 20 मिनट। तो ये हो गया 4 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को मैं घंटों में चेंज करूं तो 60 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो ये मैंने किया, ये 1/3 हुआ, तो 4 + 1/3, तो 4 का 3 से गुणा 12 और एक कितना? 13/3, ठीक है। अब देखिए 13/3 ये आया, तो केवल G के लिए अगर देखें तो केवल G के लिए हम देख सकते हैं कितना होगा, मतलब केवल घोड़े से जाना अगर देखें तो G की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2, नीचे आ जाएगा 13/6 घंटे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको कह रहा है ज्ञात ये कीजिए अगर वो दोनों तरफ पैदल ही जाए तो कितना समय लगेगा। तो आपको दोनों तरफ पैदल जाने को कहे तो समय पूछ रहा है, तो पैदल जाने का समय तो हमने P माना है, तो P जाने में और P ही आने में, मतलब 2P की वैल्यू आपको निकालनी है। तो P की वैल्यू निकल जाएगी तो उसका डबल कर देंगे तो 2P भी आ जाएगा। तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी? सिंपल है, ये G का मान तो आ ही चुका है, इसे रख दीजिए इसमें, तो यहां से P का मान निकल जाएगा बस। तो निकाल लेते हैं P का मान। तो यहां रखते हैं P बराबर G का मान रख दिया 13/6, उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 13/2 में से 13/6 माइनस हो जाएगा, तो ये 13/2 में से 13/6 हो गया माइनस। अब तो आप कर सकते हैं, एलसीएम ले लिया आपने, 2 और 6 का एलसीएम आपको पता है डेफिनेटली कितना आएगा? 6। 2 से 6 गया 3, 3 का 13 से गुणा कर लेते हैं 39, ये कितना? 13, ये कितना आ गया? 26/6, जिसको मैं लिख सकता हूं 13/3, ठीक है। 13/3 क्या है? पैदल का समय है, पैदल कौन सा, या जाए या आए कुछ भी, तो 13/3 है, तो 13/3 आपका कौन सा समय है? पैदल का।
तो 13 तो पूरा पूरा है और ये क्या है 13/3 है। चलिए ये तो केवल पैदल का हुआ, लेकिन हमें पैदल जाना और पैदल ही आना है तो इसका डबल करना पड़ेगा, तो डबल कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब आपको तो पैदल जाना है और पैदल आना है, 2p का मान पूछा है तो इसका डबल किया तो 13 का डबल कितना 26/3। 26/3 घंटे का समय लगेगा। और अगर मिनट में और इस तरह से बताना है तो भी बता सकते हैं। 26 में 3 का हम भाग दे लेते हैं तो 26 में 3 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा ये सबसे पहले जाएगा 8 3 24 मतलब 8 बार। तो 8 घंटे तो आपके पूरे पूरे हो गए। ठीक है, फिर कितना रहेगा, इस तरह से होगा ये 8 और 3 24, 24 के बाद क्या 2 26। तो इसका 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट, तो 2/3 का मतलब 40 मिनट। तो फाइनली अगर इस तरह से पूछ रखा है तो इस तरह से भी हम जवाब कर सकते हैं, जो कि आ रहा है कितना 8 घंटे 40 मिनट का उसे समय लगेगा पैदल जाना और पैदल आना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो हमने किया इसको, जिसका आंसर आया 8 घंटे 40 मिनट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक